जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ओके जी, ये हमारे पास एक सेंटोस का इंस्टेंस है और एक हमारे पास एज़ यूजुअल यूवेंटो का इंस्टेंस है, ठीक है? तो अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि जहाँ भी डिफरेंस आएगा तो मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। नेक्स्ट है कि हाउ टू सिनेरियो क्या होता है कि आपने कोई नंबर ऑफ फाइल्स को किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करना हो या आपने किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप कस्टमाइज़ करने जा रहे हैं। तो उसमें होता है कि बज़ औक़ात आपको उस फ़ाइल का बैकअप लेना पड़ता है, ठीक है? सिनेरियो नंबर 2 ये हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा आप सिनेरियो नंबर 3 में आपने जो है वो फ़ाइल को आप मूव करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टरीज़ को मूव करना चाह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कि डायरेक्टरी और उसका सारा कंटेंट्स भी उसके साथ ही जाए। तो इन तमाम केसेज़ में हमें मूव कमांड जो होती है, लिनक्स के अंदर एमवी कमांड उसे कहते हैं, इसके थ्रू हम ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। फाइल्स पड़ी हुई हैं और कुछ डायरेक्टरीज़ पड़ी हुई हैं और लेट्स सपोज़ मैं अगर चाहता हूँ कि ये फाइल 1 को डेवऑप्स V8 के अंदर मूव करना चाह रहा हूँ, तो क्या कमांड हम देंगे? मूव आगे फाइल पाथ दे देंगे 1, ठीक है जी, और उसके बाद फिर हम स्पेस देके डेस्टिनेशन में बता देंगे लेट्स सपोज डेवऑप्स और V8 के अंदर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मॉड्यूल 2 के अंदर इसको जैसे ही मैं पाथ दूंगा तो ये मैंने डायरेक्टरी का पाथ दिया, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये इसको क्या करेगा, इस फाइल को इस लोकेशन से उठा के जो उसकी नई करंट लोकेशन है वहां पे ले जाएगा विद सेम फाइल नेम। अगर आप चाहते हैं कि फाइल नेम डिफरेंट हो जाए, इस फाइल नेम से ना जाए, तो आप आगे फाइल नेम दूसरा भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं फाइल 2, डेस्टिनेशन के ऊपर फिर यही सेम फाइल मूव हो जाएगी विद डिफरेंट फाइल नेम बट कंटेंट सेम रहेंगे। तो लेट्स सपोज इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए ये उसने मूव कर दिया। और अगर मैं ls करूं डेवऑप्स के अंदर V8 में और मॉड्यूल 2 के अंदर, तो यहाँ पे वो फाइल 1 जो है वो फाइल 2 के नाम से आ गई है। और अगर मैं वैसे ls करूं तो यहाँ पे वो फाइल 1 जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से आप सिंगल फाइल को मूव कर सकते हैं। अगर मल्टीपल फाइल्स को मूव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से मूव, लेट्स सपोज आप कहते हैं हिस्ट बैकअप की फाइल है ये भी, और माई स्क्रिप्ट एक फाइल पड़ी है .sh, ये दोनों मूव हो जाए कहाँ पे, इनको आप मूव करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बता देंगे डेस्टिनेशन। तो नॉर्मली आप यहाँ पे अब अगर हम ls करें तो वो दोनों फाइल्स यहाँ पे नजर नहीं आ रही, और अगर मैं जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है उसको ls करूँ तो दोनों फाइल जो है हिस्ट बैकअप वाली भी और माई स्क्रिप्ट दोनों यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप मल्टी फाइल्स को भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई पूरी डायरेक्टरी मूव करनी हो, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी ये डायरेक्टरी पड़ी है डेव ऑप्स शेल स्क्रिप्ट्स के नाम से, इसको उठा के मैं इसी डायरेक्टरी में मूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, मूव डेवऑप्स अंडरस्कोर शेल डायरेक्टरी, और इसको आप मूव कर देंगे आगे। डेस्टिनेशन डायरेक्टरी का नाम बता देंगे, वो है डेव ऑप्स V8, और इसके अंदर लेट्स सपोज हम कहते हैं मॉड्यूल 1 में चली जाए, ठीक है? तो मैं इसको एंटर करूंगा तो ये ls करूंगा तो आप देखें वो जो डायरेक्टरी थी डेवऑप्स शेल स्क्रिप्ट्स वाली वो पेरेंट डायरेक्टरी पे एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर मैं ls करूं डेवऑप्स V8 और उसके अंदर मॉड्यूल 1 को, तो ये डेवऑप्स शेल स्क्रिप्ट्स की डायरेक्टरी यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरीज को मूव करना चाहें या आप फाइल्स को मूव करना चाहें तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो मूव कमांड हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मूव कमांड का एक और सिनेरियो भी है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में कोई कस्टमाइजेशन करने लगे, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसका एक बैकअप ले लें, ठीक है? फाइल खुद से आपने एक बनाई है और उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं नई फाइल से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए cp कमांड और मूव कमांड दोनों हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियो में। लेट्स सपोज अगर मैं, तो लेट्स सपोज ये एक मेरी myscript.sh कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है? मैंने मॉडिफाई करना, तो बिफोर मॉडिफिकेशन मैं चाहता हूँ कि इसकी एक बैकअप कॉपी जो है वो तैयार मतलब साइड पे हो जाए, और मैं जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो करूँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं वापस जो बैकअप कॉपी मैंने रखी होगी उससे रिकवर कर सकूँ। तो उसके लिए आप cp कमांड को यूज कर सकते हैं, cp myscript.sh, और आप आगे कर दें myscript.sh। और हमेशा लिनक्स में होता है कि अक्सर आपने देखा होगा जो सिस्टम लेवल ऐसी तमाम फाइल्स जिनकी बैकअप्स बने होते हैं तो उनके आखिर में इस तरह का टिल्डा साइन होता है, ठीक है? तो इट मीन्स कि ये एक बैकअप कॉपी है, या आप इसको शेडो कॉपी भी कह सकते हैं। अब मैं इस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर
जो मॉडिफिकेशन करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो अब देखें ये हैश मैंने यहाँ पे ट्रिलोसन अटैच कर दिया, तो दिस इज अ बैकअप। तो अब आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करें आप कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस फाइल से उसको रिकवर कर सकते हैं, उसकी जो ओरिजिनल स्टेट थी उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ls/etc लेट्स सपोज एक ये सूडो कर लेते हैं, क्योंकि सूडो के बगैर दिखाएगा नहीं, शैडो स्टैटिक में कर लेता हूँ और मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे शैडो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके अंदर यूजर के जो पासवर्ड्स होते हैं लिनक्स के, जो सिस्टम यूजर्स के, वो इस फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे एक ओरिजिनल फाइल है शैडो, और ये उसकी एक बैकअप कॉपी है। तो अगर आप इसी तरीके से डिफरेंट सिस्टम फाइल्स को देखेंगे तो उनकी एक जो है वो बैकअप कॉपी ये देखें इसकी भी बनी हुई है etc pass.dt की। ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइल है जिसके अंदर आपके जितने भी यूजर्स आप क्रिएट करते हैं लिनक्स के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन होती है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सिस्टम भी इसी तरह करे तो आप भी इसी तरह तरीके से ये डिफरेंट सिनेरियो में इन कमांड्स को यूज करके तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं और बाद में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा था मूव कमांड के हवाले से। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट सिनेरियो है वो है आपके पास जो सॉफ्ट लिंक्स की जो हम बात करते हैं, जो शॉर्टकट्स जिनको आप विंडोज के अंदर कहते हैं। तो अगर उनको आपने यूज करना है तो वो किस तरह यूज करेंगे, तो उसके लिए जो है वो शॉर्टकट या सॉफ्ट लिंक्स हम क्यों यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने जब आपको दिखाया था यहाँ पे ls-l और रूट फाइल सिस्टम को, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये इंडिकेशन आ रही है, ये डायरेक्टरीज हैं और एक्चुअल में ये सॉफ्ट लिंक बना हुआ है। डायरेक्टरी एक्चुअल में ये है जो ब्लूइश में आपको शो हो रही है, और जो ये ब्लू कलर कह लें तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि ये बेसिकली सॉफ्ट लिंक डायरेक्टरी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शुरू में उसके एट्रीब्यूट्स में स्मॉल l लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड लिंक डायरेक्टरी। इसी तरह जैसे डायरेक्टरी का लिंक बनता है तो फाइल्स के भी सॉफ्ट लिंक्स बन सकते हैं। तो ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट लिंक्स को। तो मैं बेसिकली इसका आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ सिनेरियो, पॉसिबल सिनेरियो जो है वो सॉफ्ट लिंक्स को हम क्यों यूज करते हैं। आगे चल के आप लोग भी इसको काफी यूज करेंगे सॉफ्ट लिंक्स को। नॉर्मली होता यह है कि बाज़ औक़ात इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द होल पाथ, मतलब बहुत लंबा जो एब्सोल्यूट पाथ होता है, तो आप ये करते हैं कि एक सॉफ्ट लिंक बना देते हैं फाइल का या डायरेक्टरी का अपनी प्रोफाइल के अंदर, और जैसे ही आप उस डायरेक्टरी को ओपन करते हैं अपनी फाइल के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो आपको उस डायरेक्टरी के ओरिजिनल डायरेक्टरी के अंदर ले जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉफ्ट लिंक बना हुआ है लिब का, तो मैं जब cd लिब करूंगा /lib तो वो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ले जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं cd/lib और मैं यहाँ पे pwd करूँ तो /lib है, लेकिन अगर मैं इसको ls करूँ तो ये बेसिकली मुझे जो कंटेंट्स दिखा रहा है ये इस वक्त मुझे यूजर लिब के दिखा रहा है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें ls/user lib, तो ये देखें दोनों सेम कंटेंट्स के डायरेक्टरी आपको दिखा रहा है यहाँ पे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इजी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉर्मली हम सॉफ्ट लिंक्स को यूज करते हैं। तो सॉफ्ट लिंक्स जो है या लिंक्स की अगर हम बात करें जिनको हम शॉर्टकट्स कहते हैं, दो किस्म के होते हैं लिनक्स के अंदर, एक हार्ड लिंक होता है और एक सॉफ्ट लिंक होता है। तो हार्ड लिंक जो है वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट हार्ड लिंक की इतनी एप्लीकेशन नहीं है डेवऑप्स के अंदर एज कम्पेयर टू सॉफ्ट लिंक्स। तो सॉफ्ट लिंक ज़्यादातर यूज होते हैं, इसलिए हार्ड लिंक को मैं सिर्फ बता देता हूँ कि हार्ड लिंक क्रिएट किस तरह होता है और सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और फिर हम आगे चले जाएंगे। लेट्स सपोज किसी भी फाइल का अगर आपने सॉफ्ट लिंक बनाना हो तो वो आप किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए कमांड होती है ln, ठीक है, ln कमांड हम यूज करते हैं हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक दोनों के लिए, बट साथ में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क मैं अभी बाद में बताऊंगा सॉफ्ट लिंक के हवाले से। तो हार्ड लिंक के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो बताते हैं कि नई फाइल कहाँ पे होगी। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि इसका सॉफ्ट लिंक बनाना है कहाँ पे, लेट्स सपोज मैं टेम्प के अंदर बनाता हूँ। टेम्प के अंदर मैं कहता हूँ कि हिस्ट लिंक फाइल .txt, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली एक लिंक बना रहा हूँ, हिस्ट बैकअप फाइल का सॉफ्ट लिंक बना रहा हूँ। लोकेशन पाथ कहाँ दिया, टेम्प हिस्ट लिंक फाइल .txt। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो
यहाँ पे कमांड दिखाऊं यहाँ पे, तो ये मेरी हिस्ट बैकअप फाइल है, ठीक है, ये बेसिकली इंटैक्ट है। और इसका एक हार्ड लिंक मैंने किस पाथ पे क्रिएट किए, इस पाथ पे क्रिएट किए। तो अगर मैं ll/temp करूं तो ये देखें, ये बेसिकली इस वक्त एक फाइल क्रिएट हुई है टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, हिस्ट लिंक फाइल, और ये हिस्ट बैकअप फाइल। ये दोनों जो है हार्ड लिंक है किस फाइल का, इस फाइल का। हार्ड लिंक में क्या होता है कि दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाए तो हार्ड लिंक के थ्रू भी आप फाइल के कंटेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कैट हिस्ट बैकअप, तो ये देखें, ये आपको याद होगा कल हमने हिस्ट्री की पूरी आउटपुट रीडायरेक्ट की थी यहाँ पे, वो सारी यहाँ पे आ रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे cat/temp और हिस्ट फाइल लिंक, तो इसमें भी वही कंटेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, दोनों में वही कंटेंट्स आ रहे हैं। और अगर हम इनकी थोड़ा सा दोनों की देखें, जो मेमोरी एड्रेस होते हैं जिनको हम आई नोड्स बोलते हैं, तो अगर वो हम चेक करें, वो हम ls माइनस आई स्मॉल और एल के साथ, ठीक है। आई जो हम पैरामीटर ऐड करते हैं, ये हमें आई नोड बताएगा कंसर्न फाइल के या डायरेक्टरी के। तो मैं इससे कहता हूँ कि हिस्ट इसका भी मुझे बताए, और /temp के अंदर जो मैंने हार्ड लिंक बनाया है उसका भी मुझे बताए। तो ये देखें, इन दोनों के जो आई नोड्स हैं, मेमोरी एड्रेसेस, वो दोनों के सेम है। तो एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि अगर खुदा ना खास्ता लेट्स सपोज मैं ओरिजिनल फाइल को उड़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ rm हिस्ट फाइल, ये मैंने उड़ा दिया इसको। जैसे ही मैंने इसको उड़ाया तो अब मेरे पास ओरिजिनल फाइल उड़ गई। और अगर मैं दोबारा ls करूं तो वो कह रहा है कि जी जो ओरिजिनल फाइल थी वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसकी जो हार्ड लिंक फाइल है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब अगर मैं हार्ड लिंक फाइल को दोबारा उसके कंटेंट्स को व्यू करूं, ये देखें, ये हार्ड लिंक फाइल है, कैट करूं तो ये कंटेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। तो हार्ड लिंक का फायदा बेसिकली हमें ये है कि इससे जो है हमारे पास अगर खुदा ना खास्ता ओरिजिनल फाइल डिलीट भी हो जाए तो हार्ड लिंक की फॉर्म में आपके पास जो है वो कंटेंट्स डिलीट नहीं होते। तो इन केस ऑफ आप इसको एज ए बैकअप भी कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता आपको खदशा है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज हैं वो डिलीट हो सकती हैं, तो आप उनको इस तरीके से हार्ड लिंक बना के किसी और जगह पर सेव कर सकते हैं। तो उसका फायदा ये होगा कि आप बाद में कंटेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका प्लस पॉइंट है। इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको जो है हम नॉर्मली होता है ये कि लिनक्स के अंदर हम सॉफ्ट लिंक्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिनक्स के फाइल सिस्टम पे बैठ के विंडोज की फाइल सिस्टम का सॉफ्ट लिंक भी बना सकता हूँ, ठीक है, बट नॉट विद हार्ड लिंक। हार्ड लिंक के साथ ही पॉसिबल नहीं है। टू डू दिस वी हैव टू गो विद द सॉफ्ट लिंक। तो सॉफ्ट लिंक में वो तमाम जो लिमिटेशन है हार्ड लिंक की वो सॉफ्ट लिंक में कवर हो जाती है। तो नॉर्मली डेवऑप्स के अंदर भी और वैसे भी जो डे टू डे प्रैक्टिस होती है, ऑपरेशंस होती है, उनमें हम सॉफ्ट लिंक्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे नॉर्मली ये जो हार्ड लिंक होता है उसको यहाँ पे शुरू में स्मॉल एल से रिप्रेजेंट नहीं करता, तो हार्ड लिंक जो है वो उसको एज सच कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आती। तो जो लिमिटेशन है वो मैं बता दी आपको कि हम इसको डिफरेंट फाइल सिस्टम पे अगर हमने कोई सॉफ्ट लिंक्स बनाने हो तो हम नहीं बना सकते। डिफरेंट फाइल सिस्टम से मेरी मुराद, मैंने एग्जांपल दी कि लेट्स सपोज आप ext4 पे बैठे हैं फाइल सिस्टम लिनक्स के, और आपने xfs फाइल सिस्टम, एक और फाइल सिस्टम में पार्टीशन है जिसपे xfs फाइल सिस्टम हुआ हुआ है, वहां से कोई डायरेक्टरी को आपने उसका लिंक बनाना है अपने पास, तो वो आप नहीं बना सकेंगे हार्ड लिंक के केस में। दैट इज द बेसिकली ड्रॉबैक। अब हम आ जाते हैं सॉफ्ट लिंक के ऊपर, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाएगी तो सॉफ्ट लिंक भी, मतलब फाइल तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन वो भी मतलब समझे कि नल एंड वॉइड हो जाएगा। बट उसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मल्टीपल फाइल सिस्टम के ऊपर उसकी सपोर्ट है। आप किसी और फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी को या फाइल को उसकी शॉर्टकट या उसकी सॉफ्ट लिंक बना सकते हैं अपने प्रोफाइल डायरेक्टरी के अंदर या किसी और डायरेक्टरी के अंदर जो कि डिफरेंट फाइल सिस्टम के ऊपर। तो सॉफ्ट लिंक बनाने का पहले तरीका देख लेते हैं और फिर उसको जो है हम उसका हम मेथड भी चेक कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे myscript.sh ये एक मेरी फाइल है, इसका मैं सॉफ्ट लिंक बनाता हूँ। किस तरह बनाऊंगा, वही ln कमांड -s के साथ। अब यहाँ पे हम -s का स्विच ऐड कर रहे हैं, विच मीन्स के सॉफ्ट लिंक हम स्टैब्लिश कर रहे हैं।
और कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर आप एब्सोल्यूट पाथ यूज करेंगे, रिलेटिव पाथ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जब सॉफ्ट लिंक्स की या शॉर्टकट्स की बात आती है तो एब्सोल्यूट पाथ बहुत मैटर करता है। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या बनेगा या फुल पाथ क्या बनेगा, होम स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फाइल, लेट्स सपोज मेरे पास DevOps B8 मॉड्यूल 2 और इसमें myscript.sh, और इसका मैं ये फाइल है जिसका मैंने सॉफ्ट लिंक बनाना है। कहाँ बनाना है, मैं टेम्प के अंदर ही बना लेता हूँ, और टेम्प में मैं इसको नाम देता हूँ लेट्स सपोज myscript लिंक, ठीक है, मैं इस नाम से देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब मैं अगर ls-l करूँ, हमारे पास जो फाइल है मॉड्यूल 2 के अंदर myscript इसको, और /temp को myscript लिंक को, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें ये ओरिजिनल फाइल है, और ये फाइल जो है जो मैंने बनाई है लिंक फाइल, ये किसको पॉइंट कर रही है, इस फाइल को। तो अगर लेट्स सपोज मैं कैट करता हूँ myscript तो ये मुझे ये दिखा देगा। अच्छा, अगर मैं कैट करता हूँ /temp/myscript तो ये देखें ये भी वही कंटेंट, सेम कंटेंट दिखा रहा है, बिकॉज अब ये फाइल जो है वो सॉफ्ट लिंक फाइल ये पॉइंट कर रही है इस पाथ को, और ये पाथ ये वाला ये ओरिजिनल फाइल है। तो दिस इज डिफरेंस। अब खुदा ना खास्ता अगर ये आपकी ओरिजिनल फाइल आप डिलीट कर देते हैं, ये जो सॉफ्ट लिंक है ये भी आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगी फाइल लेकिन नल एंड वॉइड हो जाएगा। और अगर हम इसका वैसे देखना चाहें ls-i के साथ, तो इनके आई नोड्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है, हार्ड लिंक में आई नोड सेम होते थे, इसमें आई नोड भी डिफरेंट है। ये इक्वल टू विंडोज शॉर्टकट, बिल्कुल सही है। तो जिस तरह विंडोज में शॉर्टकट होती हैं बिल्कुल इस तरह होती हैं। तो ये आप लोग आगे यूज करेंगे, इसकी एप्लीकेशन आएगी जब हम लोग नेटवर्क जो डायरेक्टरीज होती हैं, शेयर डायरेक्टरीज होती हैं, उनको जब माउंट करते हैं अपने फाइल सिस्टम के ऊपर, तो उसमें फिर हम वो पाथ काफी बड़ा होता है, तो फिर उसको हम शॉर्ट करके तो अपने पास उसकी एक लिंक बना देते हैं, और फिर बस सिंपल हम डायरेक्टरी जो हमारे पास होती है उसको एक्सेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस पाथ पे जाके हमें कंटेंट्स दिखा देता है। तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है सॉफ्ट लिंक को यूज करने का। जिस तरह आपने फाइल का सॉफ्ट लिंक बनाया, इसी तरह हम डायरेक्टरी का भी सॉफ्ट लिंक बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि अगर मैं ओरिजिनल फाइल को उड़ा दूं rm लेट्स सपोज myscript.sh, इसको मैं उड़ा दूं, ये मैंने उड़ा दिया, और उसके बाद मैं अगर दोबारा ये एग्जीक्यूट कर दिया, देखें अब ये रेड साइन दे रहा है, विच मीन्स के जो ओरिजिनल फाइल जिसको ये पॉइंट कर रहा था सॉफ्ट लिंक वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो दिस इज कॉल्ड डैंगलिंग सॉफ्ट लिंक, इसको कहते हैं ऐसा लिंक जो कि वैलिड ना हो, तो उसको हम डैंगलिंग सॉफ्ट लिंक कहते हैं। और अब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसी नाम से myscript.sh के नाम से एक नई फाइल क्रिएट कर दूं, तो ये लिंक दोबारा उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो लेट्स सी, अगर मैंने एक बैकअप भी रखा हुआ था मेरा ख्याल है यहाँ पे, अब मैं इसको बैकअप को लेट्स सी मैं कहता हूँ मूव myscript.sh टू myscript.sh। ये देखिए मैं सिर्फ इसको रीनेम अगर करना हो तो लिनक्स में रीनेम करने के लिए भी आपको मूव कमांड की ही रिक्वायरमेंट होगी, तो आप इसमें से रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एंटर किया, विंडोज में REN कमांड होती है, बट इसमें आपको मूव कमांड से ही रीनेम करना पड़ता है। तो अब अगर मैं दोबारा करूं तो ये देखें ये दोबारा से ग्रीन हो गया, बिकॉज सेम फाइल नेम वापस आ गई, तो उसने उसको लिंक को दोबारा स्टैब्लिश कर दी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक, बट जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम सॉफ्ट लिंक्स को ही यूज करेंगे आगे चल के। और एक और सिनेरियो लेट्स सपोज, जिस तरह हम मिसाल देते हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरीज होती हैं जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज उनमें से एक जो है वो /etc है, ls/etc, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी है लिनक्स की। अब लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि जी मैं इंस्टेड कि मैं ये सारा काम करूं, तो व्हाई नॉट कि मैं एक यहाँ पे अपने पास प्रोफाइल में एक डायरेक्टरी बनाऊं। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहूँ कि लिनक्स mg मैनेजमेंट के नाम से एक डायरेक्टरी बना लूं, और इसके अंदर जाके मतलब मैं ये काम करूं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो etc है, जब मैं उसके अंदर cd लिनक्स मैनेजमेंट में जाके etc एक्सेस करूं लेट्स सपोज, तो मैं एक्चुअली में ये बैकएंड के ऊपर ये etc खुल जाए जो एक्चुअल /etc है। तो इसके अंदर और बाकी सारी डायरेक्टरीज या फाइल सॉफ्ट लिंक्स बना लूं, और सिंपल मैं इसी के अंदर जाके डायरेक्टरी के अंदर जाके और बस इसके अंदर बैठ के मैं सिंपल करूं कि cd etc इस तरह करूं, तो एक्चुअल में वो बैकएंड के ऊपर /etc खोल दे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट
मतलब ये सिनेरियो हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अगर लिंक बनाना हो डायरेक्टरी वाइज, अगर आपने लिंक बनाना हो तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे सॉफ्ट लिंक स्लैश etc, जिस डायरेक्टरी का आपने सॉफ्ट लिंक एस्टैब्लिश करना है पहले वो डायरेक्टरी का नाम आएगा, उसके बाद जो सॉफ्ट लिंक डायरेक्टरी जो आप देंगे नई, जहाँ पे आप देना चाहते हैं डेस्टिनेशन, तो वो आप बताएंगे। तो वो हमारी डेस्टिनेशन क्या है, वो मेरी करंट ही है, या मैं इसे लेट्स सपोज कहता हूँ कि स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट और DevOps V8 मॉड्यूल 2 और इसके अंदर लिनक्स मैनेजमेंट के अंदर। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली मुझे मैप कर दो। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये इसने मैप कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे ls करूँ तो ये देखें ये स्लैश etc मेरे पास आ गई, और मैं इसको लॉन्ग लिस्ट करूँ तो ये देखें ये etc किसको पॉइंट कर रही है, स्लैश etc को। तो अब मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कहता हूँ कि cd या ls etc, तो ये एक्चुअली में मुझे स्लैश etc के कंटेंट्स दिखा रहा है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने डायरेक्टरी की एक सॉफ्ट लिंक एस्टैब्लिश कर दी। तो कुछ जो बेटर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो उनकी रेलेवेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं या डायरेक्टरीज होती हैं, उनके लिए आप उनकी जो उनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज बना ले, और हर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या पाथ्स या डायरेक्टरीज हैं उनके सॉफ्ट लिंक्स आप बना के तो रख लें। तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आपको बार बार डिफरेंट लोकेशंस पे स्विच नहीं करना पड़ेगा, आप उसी डायरेक्टरी पे बैठ के सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को या डायरेक्टरीज को मैनेज कर सकेंगे। तो अगर लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ cd etc और ये ls करता हूँ तो ये मुझे वही दिखा रहा है, और मैं pwd करता हूँ तो ये मुझे पाथ दिखा रहा है कौन सा, जो जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ। लेकिन एक्चुअली में क्योंकि ये सॉफ्ट लिंक है, डायरेक्टरी है जो कि पॉइंट कर रही है स्लैश etc को, तो मुझे कंटेंट्स वहाँ के दिखा रहा है। होपफुली थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई है तो हार्ड लिंक अगर एग्जिस्ट करता है तो वो आप समझ लें कि आप उसके थ्रू कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्ट लिंक को कॉपी किया जा सकता है बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप लिंक एस्टैब्लिश करें तो आप एब्सोल्यूट पाथ दें, ताकि जब आप सॉफ्ट लिंक को कॉपी करें किसी जगह पे तो अगर उसके लिंक में एब्सोल्यूट पाथ होगा तो वो लिंक काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप रिलेटिव पाथ देंगे तो क्या होगा कि आप सॉफ्ट लिंक को किसी और डेस्टिनेशन पर ले गए तो हो सकता है कि फिर वो वर्क ना करे। तो इसलिए मैंने जब क्रिएट कर रहा था तो मैंने आपको बात की थी कि फुल पाथ दें हमेशा। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक के हवाले से। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा कमांड है उसको देख लेते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक कमांड में कोई भी देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़रा चेक करें कि सॉफ्टवेयर की लिस्ट निकालता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं अगर सॉफ्टवेयर की लिस्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं इसको एक तरीका ये है कि ये कमांड मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी चलाऊंगा। RPM कमांड होती है जो कि रेड हैट पैकेज मैनेजर इसको कहते हैं। ये बेसिकली सेंटोस की या रेड हैट की कमांड है। इसको हम अगर कमांड दें RPM -QA, मैं एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा कि ये मुझे जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं इस मशीन के ऊपर उनकी इसने एक लिस्ट मुझे दिखा दी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे एक चेक करना है कि जी वेदर एक पैकेज है, ठीक है, कोई भी इसका नाम है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने ये चेक करना है कि पाइथन से रिलेटेड कितने पैकेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है, क्यूरी करनी है सिस्टम को। तो अगर मैं इस तरह देखूंगा तो मैं इसको ये माउस पकड़ूंगा और अगर मैं ये आउटपुट इस तरह देखता रहा तो इट विल टेक अ टाइम। या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं आउटपुट को कि यहाँ पे करके और ये जनाब करके और यहाँ पे हम लेस या मोर लिख के तो हम ये लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पे लेस मोर से भी आप आउटपुट जो है वो ये आपको इस तरह दिखाता जाएगा। तो जैसे ही आपने क्विट करना है तो आप, लेकिन इसमें जारी बात है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए फिर होता है एक फिल्टर प्रोसेस होता है कि आप जो कमांड की आउटपुट होती है उसमें से कुछ ऑप्शंस को फिल्टर करना चाहते हैं। किस तरह, लेट्स सपोज इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेप। तो ग्रेप कमांड यूज होती है कोई भी कंटेंट्स फिल्टर करने हो। फॉर एग्जांपल ये कमांड है RPM -QA, इसकी जो आउटपुट होगी वो इस कमांड की इनपुट बन जाएगी। तो मैं ऐसे कहता हूँ ग्रेप और मुझे बताओ फिल्टर करके के जिसमें पाइथन के नाम से कोई हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोट्स में भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें ये मुझे बता रहा है वो पैकेज जो कि जिनकी जो पे पाइथन बेस्ड है, जिनके पाइथन से कोई ना कोई रेलेवेंस है, तो ये उनकी लिस्ट उसने निकाली। थोड़ी लंबी लिस्ट आ गई। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे SSH करूंगा तो ये मुझे SSH
क्या वो बता देगा कि ये SSH से रिलेटेड ये वाले पैकेज इंस्टॉल्ड है। इसी तरह से अगर आप HTTPD कोई इस तरह का करेंगे तो आपको यहाँ से भी दिखा देगा कि HTTPD के कुछ पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये काम इससे भी कर सकते हैं। और ये काम एक और कमांड है, वो हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे आएंगे तो यम या DNF से भी हम क्यूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो थिंक यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, ये कमांड भी वही काम कर रही है जो मैंने अभी काम एक्सरसाइज की, बट सिंपल मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि ग्रैप कमांड को हम यूज करते हैं टू फिल्टर दी स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, जब एक कमांड की आउटपुट से आपने कोई लाइन फिल्टर करनी हो तो उसके लिए फिर आप ग्रैप कमांड को यूज करते हैं। ये भी आगे हम बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सेम युबंटू के ऊपर भी आप कर लें। आउटो सपोर्ट सेंटोस तो जारी है लेकिन रेड हैट नहीं जा रही है। दूसरा ये है कि लेगेसी सपोर्ट तो चलती रहेगी और युबंटू में भी आपका एग्जैक्टली द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। तो जहाँ पे डिफरेंस होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। इसके साथ डिफरेंट वेरिएशंस हैं ग्रैप कमांड की, अगर आप यूज करना चाहें तो। जिस तरह अभी मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन भी आया, पासिंग आई विद द ग्रैप विल रिमूव द केस सेंसिटिवनेस, अदरवाइज इज अ केस सेंसिटिव। बिल्कुल सही है। तो ग्रैप की कमांड के साथ अगर आप डिफरेंट स्विच पैरामीटर लगाएं तो आप ग्रैप कमांड की जो है वो इस तरह हेल्प, किसी भी कमांड की आप समराइज हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपको हेल्प मिल जाएगी और इसके साथ जो पॉसिबल स्विच आप लगा सकते हैं या पैरामीटर पास कर सकते हैं उनकी एक डिटेल लिस्ट है। ठीक है, ये सारी लिस्ट आपके पास आ रही है और ये आपको यहाँ पे गाइड कर रहा है। तो जिस तरह अरबाब ने कहा कि -i तो इग्नोर केस। ठीक है, आप -i भी कर सकते हैं, इग्नोर केस भी कर सकते हैं। तो ये जनाब ग्रैप कमांड होगी। और इसके अलावा नॉर्मली एक और कमांड होती है विच इज कॉल्ड टेल कमांड। तो टेल कमांड अगेन ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी फाइल के कंटेंट्स आपने देखने हो, लास्ट 10 लाइंस या 20 लाइंस देखनी हो, तो ये नॉर्मली हम लॉग फाइल्स के साथ करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम इसको मैं यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ लॉग फाइल्स, sudo var log messages, इसको हम एंटर करेंगे तो ये बेसिकली लॉग फाइल होती है लिनक्स की। और ये बेसिकली आपको बता रही होती है कि आपके सिस्टम से रेलेवेंट जितने भी लॉग्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। स्पेसिफिक लॉग फाइल्स के अंदर भी कंटेंट्स जाते हैं, बट ये है कि यहाँ पे भी जो है वो लॉग फाइल्स आ रही होती हैं। अब लेट्स सपोज आप कोई चीज ट्रबल शूट कर रहे हैं, कोई आप ऐसा प्रोसेस रन कर रहे हैं जिनमें आप देखना चाह रहे हैं कि आपका जो पर्टिकुलर जो एक्शन होता है उसके अगेंस्ट क्या एरर जनरेट हो रहा है। कोई एरर जनरेट हो रहा है, कोई इशू आ रहा है एंड यू डिडंट रिकॉग्नाइज कि ये इशू किस वजह से है, तो उसके लिए हम टेल कमांड को एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये कमांड किस तरह से एग्जीक्यूट होगी मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक टर्मिनल और ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, न्यू टैब, और लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कैट कमांड यूज की थी, तो इंस्टेड ऑफ कैट कमांड मैं यहाँ पे टेल कमांड यूज करूंगा। तो टेल खाली अगर लिखूंगा और टेल के साथ हम -f का स्विच लगा लेंगे, तो -f स्टैंड्स फॉर फ्रीज। तो ये जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट फ्रीज कर देगा। तो अब ये जैसे ही कोई प्रोसेस होगा, ठीक है, जैसे प्रोसेस होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे जब ट्रबल शूट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मार्कर लाइन लगा देते हैं। ठीक है, टेल -f फ्रीज करके और इसको एंटर कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरी जगह पे जाके मैं कोई जो है वो यूजर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट से यूजर ऐड यूजर 03, ठीक है, और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये मुझे उसने परमिशन राइट दे दी और यहाँ पे खैर मेन पे रिपोर्ट नहीं हुआ। हम इसको कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी सर्विस अगर स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं sudo system ctl, तो ये इसने सर्विस हमारी स्टार्ट कर दी और मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे इसने हमें मैसेज, ये जो मार्कर लाइन थी मेरी, और उसके बाद ये जो मैंने पीछे अभी एक्ट किया कि मैंने इस सर्विस को रीस्टार्ट किया। तो बाज़ औक़ात होता है कि सर्विस जब रीस्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको एरर आ रहा होता है, या आप कोई ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कुछ एरर हो रहा है, और आपको नॉर्मली अगर आप लॉग फाइल को वैसे खोल के देखें कैट कमांड से या किसी और टूल से, तो वो बहुत लेंथी, उनके अच्छे खासे लॉग एंट्रीज होती हैं और आपको वहाँ से आइडिया नहीं होता कि इस जो आपने अभी जो टास्क परफॉर्म किया है, जो अभी आपने एक्ट किया, उसकी
रिलेटेड जो लॉग एंट्रीज थी वो कौन सी हैं, तो उसको आप इस तरीके से टेल कमांड से -F फ्रीज का लगा के तो आप यहाँ पे इस तरीके से ट्रबल शूट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये सारी वो लाइंस आ रही हैं जो कि आपके जो अभी आपने टास्क परफॉर्म किया था उससे रिलेटेड थी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द टेल कमांड, और टेल कमांड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अलावा टेल कमांड की जो और वेरिएशन है मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। टेल -N के स्विच के साथ आप लास्ट 10 लाइंस को देखना चाहें तो आप लास्ट 10 लाइंस को भी यहाँ पे हम -N कर देते हैं, -N लेट्स सपोज 10 लाइंस कर देते हैं, तो आप ये लास्ट 10 लाइंस देख सकते हैं। लास्ट 20 लाइंस देखना चाहें तो आप यहाँ से लास्ट 20 लाइंस भी देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है वो अगर देखना चाहें तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेल कमांड। इसी तरह अगर आप इसको लेट्स सपोज यूवेंटो के ऊपर ट्राई करेंगे तो यूवेंटो के ऊपर भी आप इसी तरह ही इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको देखें sudo tail -F war log syslog, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो यूवेंटो के अंदर लॉग फाइल है syslog, तो आप यहाँ पे वही काम कर सकते हैं जो वहाँ पे किया, ये मार्कर लाइन लगा दें और उसके बाद आप कोई भी जो अपना आप टास्क परफॉर्म कर रहे थे जिसकी वजह से इशू आ रहा था तो वो आपको यहाँ पे इशू रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये तो जो लॉग फाइल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेजर लॉग फाइल्स हैं, सिस्टम की जनरल लॉग फाइल है। सेंटोस में वॉर लॉग मैसेजेस और यहाँ पे वॉर लॉग syslog, जितने भी सिस्टम के लॉग्स हैं चाहे वो कर्नल से रिलेवेंट हैं चाहे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, वो सब के सब यहाँ पे पोस्ट होते हैं। तो रेलिवेंट फाइल्स भी हैं वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे लॉग फाइल्स को तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट लॉग फाइल्स को अप्रोच कर सकते हैं फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पसेस। तो मकसद ये था कि टेल कमांड को अगर आपने यूज करना है तो आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे डिफरेंस आएगा इंशाल्लाह फिर मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास IP एड्रेस अगर आपने देखना हो सिंपल, वो तो आप दो तरीकों से यहाँ से देख सकते हैं। IP एड्रेस ये पुरानी लेगेसी कमांड है, IP एड्रेस शो कमांड ये आपको यहाँ पे IP एड्रेस बता रही है। इसी तरीके से यूवेंटो के अंदर भी आप IP एड्रेस शो करेंगे तो यहाँ भी आपको दिखा देगा, ठीक है। और एक पुरानी जो कमांड है ifconfig, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये पुरानी बैकवर्ड लेगेसी कमांड है, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और कमांड है nmcli, ये उनके लिनक्स के जो नए वर्जन हैं उनके अंदर नेटवर्क मैनेजर अब यूज हो रहा है। तो nmcli कॉन शो, ठीक है। मैं नेटवर्क के ऊपर दोबारा भी आऊंगा, नेटवर्क कमांड्स के ऊपर। तो अगर आप इसको करें तो ये एक्टिव जो आपकी लिंक्स होते हैं उनको दिखा रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट लिंक है, यहाँ पे मेरा ख्याल है टेस्ट लिंक, इसको करेंगे तो ये एक लंबी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे ये सारी इस लिंक के हवाले से। अब लेट्स सपोज अगेन यहाँ पे अगर आपने सिर्फ ये IP एड्रेसेस देखने की इस मशीन को क्या IP एड्रेस असाइन है तो आप अगेन जो है वो यहाँ पे ये आउटपुट पाइप साइन ग्रैब और आगे जो है वो वही जो मैं बता रहा था IPv4 खाली एड्रेस भी दे दें तो ये आपको बता देगा कि इस मशीन का क्या IP है, ठीक है। और एक और भी कमांड है IP देखने की होस्ट नेम -i के साथ, तो ये भी आपको IP एड्रेस बता देगी। ये बेसिकली आपकी ETC होस्ट फाइल से रीड करती है, तो ये आपको उसने यहाँ भी IP बता दिया आपको जो डिफरेंट आपके इंटरफेस है उसके। तो either way you can use these commands to extract the IP address of the machine। और अगर आपने ग्राफिकल देखना है तो यहाँ से ये वाइड कनेक्टेड और यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है तो वाइड सेटिंग्स में चले जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है 192.168.10.12, तो इसमें आप यहाँ पे देखें तो यहाँ सारी सेटिंग्स मैक एड्रेस वगैरह और सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप ifconfig कमांड या IP एड्रेस शो कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाउ टू एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, दो जगहों पे जाके। ये होते क्या है बेसिकली, जैसे मैंने आपको लास्ट
सेशन में भी एग्जांपल दी थी कि हिस्ट्री कमांड के लिए हमने एक एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड किया था जिसकी हमने पैरामीटर भी पास की थी, वैल्यू भी दी थी। बहुत सारी एप्लीकेशंस को इसका सिनेरियो कुछ इस तरह ले लें कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं। वन ऑफ द डिपेंडेंसी, जो मेजर डिपेंडेंसी होती है कि उनको अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे मोस्टली जो डेवऑप्स की टूल्स हैं वो जावा बेस्ड एप्लेट्स हैं। तो जावा बेस्ड एप्लेट्स, सारी बात है, जब वो रन होंगे तो उनको जावा जेडीके चाहिए या जेआरई चाहिए सिस्टम के ऊपर। अगर उनको जेडीके या जेआरई नहीं मिलेगी तो वो इंस्टॉल नहीं होंगी। तो पहला काम ये है कि हमें जेडीके इंस्टॉल करनी पड़ती है, जावा का पैकेज इंस्टॉल कर लें। लेट्स सपोज हमने पैकेज इंस्टॉल कर दिया, उसके बावजूद भी अगर आप दोबारा उस टूल को इंस्टॉल करने जाएंगे तो वो एरर थ्रो करता है। क्यों? रीजन ये कि उसको नहीं पता कि जावा आपने किस पाथ पे इंस्टॉल किया। तो अब यहाँ पे इशू आ गया। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि हम एक एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, सिस्टम के लेवल पे। नॉर्मली इसको इस नाम से हम करते हैं, जावा होम। ये स्टैंडर्ड नेम है जो कि तमाम एप्लीकेशंस को पता है कि मैंने अगर जावा का पाथ देखना है, कहाँ पे जावा का पैकेज इंस्टॉल्ड है, किस उसकी जो सोर्स फाइल्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो मैं चेक करूंगा लिनक्स की मशीन के ऊपर या विंडोज की मशीन के ऊपर कि जावा होम कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली पाथ होगा जावा की डायरेक्टरी का जहाँ पे जावा इंस्टॉल हुई है, ठीक है। तो ये इस किस्म का बेसिकली सिनेरियो बिल्ड होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ऐसी तमाम इंस्टेंस लिनक्स के, विंडोज के भी इवन, जहाँ पे हमें इस किस्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर हम वहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट लिनक्स में सेट करना हो अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल को, तो उसके लिए दो लोकेशन है, ठीक है। सिनेरियो मैंने बता दिया। एक लोकेशन ये है कि आप यूजर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करें, और एक होता है कि आप ग्लोबल ओवरऑल तमाम यूजर्स के लिए, ठीक है। तो ग्लोबल के लिए एक यहाँ पे फाइल होती है sudo vim, हम कर लेते हैं उसको मॉडिफाई etc प्रोफाइल के नाम से, ठीक है। तो ये फाइल होती है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फाइल है। इसके अंदर आप सबसे एंड ऑफ द लाइन आप चले जाएं, और यहाँ पे नीचे अगर आप आए तो इस जो आखिरी लाइन है इसके बाद हम यहाँ पे जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ये ग्लोबल फाइल है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट ये लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट कीवर्ड, और आगे ये बेसिकली एनवायरनमेंट वेरिएबल है हिस्ट कंट्रोल, और उसके आगे उसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन है, ठीक है, और जो कि सिस्टम स्पेसिफिक है, और जो यूजर स्पेसिफिक जो हमने खुद से कस्टम स्पेसिफिक करने, तो हम यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करके, तो इसको आप खोलेंगे रूट की प्रिविलेज के साथ, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे इधर आप लिख देंगे एक्सपोर्ट और जावा अंडरस्कोर होम, ठीक है, इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्लैश यूजर लोकल, वैसे कोई फेक पाथ दे रहा हूँ जावा, लेट्स सपोज इस तरह। तो ये आप बेसिकली जहां भी जावा आपने नॉर्मली इंस्टॉल की है, तो आप वहां पे इसको दे देंगे, तो ये वहां पे आपको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल। और उसके बाद जब मैं इसको यहाँ पे करने के बाद मैं इसको यहाँ से, और एक नॉर्मली ये होता है एक्सपोर्ट जावा होम, और एक और लाइन भी हम ऐड कर देते हैं इसमें, एक्सपोर्ट पाथ, ये नॉर्मली सेट करना होता है, ये हम आगे भी सेट करेंगे। अंडर डॉलर साइन, जब एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज करना हो आपने तो उसके साथ डॉलर साइन लगा देते हैं। जब फर्स्ट टाइम डिफाइन कर रहे हो एनवायरनमेंट वेरिएबल को तो उसके साथ डॉलर साइन नहीं लगाते इस फाइल के अंदर, लेकिन आगे हमने पाथ एक डिफाइन करना है जावा होम और स्लैश, ये नॉर्मली हम करते हैं बिन, ठीक है, यूजर, इसको आप लिब बिन कह रहे हैं ताकि थोड़ा सा लिब जावा, और ये इस तरह से हम लाइन डिफाइन करते हैं। ये इस तरह से भी आप डिफाइन करते हैं, और ये मतलब इस तरह के एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू जावा होम बिन, और दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अच्छा, ये करने के बाद हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे सेव करके बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद हम लोग अगर चेक करना हो कि वाकई हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन हो गया, तो आप इको कमांड से किसी भी एनवायरनमेंट वेरिएबल को की वैल्यू देखना चाह रहे हो कि तो डॉलर साइन लगाएं और साथ में एनवायरनमेंट वेरिएबल लगा दें जावा अंडरस्कोर होम, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो इसने कोई पाथ नहीं दिया, ठीक है। स्ट्रेंज इसलिए है कि बाज़ होता है कि आपको जब आप एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, चाहे आप ग्लोबल लेवल पे करें या आप यूजर लेवल पे करें, तो आपको जिस फाइल के अंदर आप
वो डिफाइन कर रहे हैं, तो उस फाइल को आपको रीलोड करवाना पड़ता है। तो उसको रीलोड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कमांड देते हैं source/etc/profile, ठीक है। तो etc प्रोफाइल कमांड, प्रोफाइल ये फाइल थी जहाँ पे हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन किया। तो मैं ओके सॉरी, मेरे ख्याल में चलिए फिलहाल एक ही लाइन रहने देते हैं, इसको हम राइट करते हैं और इको $_home, ठीक है जी। अच्छा जी, सोर्स, मेरा ख्याल है वो लास्ट लाइन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो अब अगर हम इको करें तो ये जहाँ हमारे पास आ गया यूजर लिव जावा, तो जो हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन किया था etc प्रोफाइल के अंदर, तो वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक और जगह भी है जहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये ग्लोबली डिफाइन किया था, और अगर हम लोकली डिफाइन करें तो उसके लिए अगर आप ls-a करें अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो यहाँ पे आपको .bash प्रोफाइल नजर आ रही है एक फाइल, ठीक है। आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं cat.bash rc के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं बैश प्रोफाइल, यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, यूजर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड स्टार्टअप प्रोग्राम्स। तो अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहें यूजर स्पेसिफिक, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट, और यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट, मैं कोई दे देता हूँ लेट्स सपोज सर्वर नेम के नाम से कोई दे देता हूँ इक्वल टू, हम इसे कह देते हैं कि लेट्स सपोज etc सर्वर पर के हम इसको कहते हैं config, ठीक है, इज इक्वल टू /etc। लेट्स सपोज मैं एक पाथ दे देता हूँ इसको, और मैं इसको सेव करके बाहर आ जाता हूँ, बल्कि एक मिनट, तो मैं इसको सेव करके बाहर आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको अगर इको करें, इको $सर्वर, और नॉर्मली इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम कैप्स में लिखते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस है। तो अभी अगेन यहाँ पे उसने नहीं उठाया, तो इसको उठाने के लिए अगेन फिर हमें सोर्स कमांड यूज करनी पड़ेगी। सोर्स कमांड क्या करेगी, उस प्रोफाइल को रीलोड कर देगी, और दोबारा इको करेंगे तो ये देखें /etc आ गई। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को मैं जहाँ भी यूज करना चाहूँ मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और बताना मकसद ये था कि अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जहाँ पे आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन करने हो, तो दो जगह हैं, एक या तो आप ग्लोबली डिफाइन कर दें etc प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ पे आप डिफाइन कर दें अपनी लोकल प्रोफाइल में जो आपकी यूजर स्पेसिफिक फाइल्स हैं, बैश प्रोफाइल, bash_profile, .bash_profile या .bashrc, तो दोनों पे आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फाइंड कमांड है। फाइंड कमांड जो है वो आप यूज कर सकते हैं टू सर्च, कोई पर्टिकुलर फाइल को आपने सर्च करना हो या डायरेक्टरी पाथ को सर्च करना हो, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो फाइंड कमांड बड़ी सिंपल है। फाइंड, आगे आप बताते हैं पाथ, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी होम स्टूडेंट में से मुझे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, फाइंड, और -name का लगा सकते हैं। इसके अंदर और ही पैरामीटर मैं बताता हूँ अभी आपको। -name, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि file2 के नाम से कोई सर्च करो, मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मुझे बता देगा जी कि file2 जो है वो एग्जिस्ट करती है। और मैं यहाँ पे इसको बाय यूजर भी कर सकता हूँ, बाय ग्रुप भी कर सकता हूँ। बाय यूजर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट की ओनरशिप में जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं वो सब दिखाए, तो ये वो सारी मुझे उसने दिखा दी। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कमांड को यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए कि किसी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर आपने कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी सर्च करनी है, तो फाइंड कमांड को आप यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। इसके अलावा आपने ये देखना हो कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल कोई इंस्टेंस जो है वो स्लो हो रहा है, तो आपने वैसे चेक करना है कि मेमोरी का कोई इशू तो नहीं है, तो फ्री कमांड ये आपको बता देगी कि इस वक्त आपकी टोटल जो मेमोरी सिस्टम को असाइन है वो कितनी है, कितनी यूज्ड है, कितनी फ्री है। और इसी तरह एक नीचे स्वैप मेमोरी आ रही होती है, स्वैप वर्चुअल मेमोरी होती है। ये बेसिकली एज ए स्टैंड बाय के तौर पे इसके दो पर्पज होते हैं। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि जी लेस फ्रिक्वेंट जो टास्क होते हैं उनको भी ये स्वैप मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर देता है, और स्वैप मेमोरी को हम यूज करते हैं इन
आप वर्स्ट केसेस में जब आपकी एक्चुअल मेमोरी जो है वो पूरी कंज्यूम्ड हो जाती है तो फिर स्वैप को यूज करता है। तो स्वैप मेमोरी जो है वो स्टैंड बाय या बैकअप है, बैकअप नहीं स्टैंड बाय है आपकी एक्चुअल मेमोरी का। तो ये दोनों की स्टेटस आपको दिखा रहा है। तो फ्री कमांड से आप देख सकते हैं कि आपकी मेमोरी कंजम्पशन जो है वो कम है या ज्यादा है। इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं आपको अभी सॉरी नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह आपको मैं बल्कि कह भी देता हूँ कि उससे पहले ही आपको लैब शेयर कर दें। ठीक है, लैब ऑलरेडी बनी हुई है, जितने भी हम काम इस वक्त कर रहे हैं उनसे रिलेवेंट जितनी भी लैब्स हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ। तो एवरीथिंग इज देयर। तो तो ये जनाब ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको अभी शेयर भी कह देता हूँ कि आपको शेयर कर देंगे। ये स्टूडेंट बुक के नाम से मैंने बनाई हुई है। डिफरेंट मैंने जो एक्सरसाइजेस थी डिफरेंट जगहों से कलेक्ट करके, तो इसके अंदर ये अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपको एक्सेसिंग द कमांड लाइन, तो ये उसकी लैब है। कोशिश करें कि पहले लैब खुद से परफॉर्म करें, नहीं होती या कोई हेल्प चाहिए तो फिर सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। ये तो ये सारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैब्स है और ये तकरीबन 100 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी साथ साथ कीजिएगा। तो NSLOOKUP कमांड हम यूज़ करते हैं जिस तरह मैंने आपको लास्ट सेशन में शायद बताया था कि ब्राउजर्स के ऊपर जब आप लिखते हैं www.google.com या कोई फुली, इसको कहते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जब भी आप ये नेम लिखते हैं तो होता यह है कि वो उसको रिजॉल्व करता है आईपी में, और एक्चुअल आईपी एड्रेस होते हैं IPv4 या 6 जो भी एड्रेस स्कीम यूज हो रही है, तो वो उसमें रिजॉल्व करके फिर वो सर्वर को एक्सेस करता है, और उस सर्वर के ऊपर अगर वेब सर्विसेज चल रही होती हैं तो वो आपको पेज डिस्प्ले कर देता है। बाज़ औक़ात होता है कि आप देखते हैं कि आप पेज के ऊपर लिखते हैं पाथ, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं कर पाता और वो पेज नॉट फाउंड का एरर देता है। तो अगर आप चेक करना चाहें कि क्या DNS सर्वर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो रिजॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ NSLOOKUP www.google.com, तो ये इसने देखें रिजॉल्व कर दिया। तो जब अगर ये आंसर आ जाए तो इट मीन्स के आपका जो DNS सर्वर है वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स को रिजॉल्व कर रहा है। तो ये ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि DNS नेम्स को अगर आपने रिजॉल्व चेक करना हो कि वो रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो आप NSLOOKUP कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कमांड्स हैं, डिग कमांड है, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन ये कि स्ट्रेट जब आप ट्रबल शूट कर रहे होते हैं तो आप उसको जो है इस तरीके से कर सकते हैं। देखें, जो शेल में डायरेक्ट आप वेरिएबल पास करेंगे वो टेम्पररी होगा, उसकी स्टेटस टेम्पररी होगी। जो मैंने आपको वे आउट बताया है उसमें जो आप वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू पास करेंगे तो वो परमानेंट है। तो अगर आपने टेम्पररी कोई यूज करना है तो उसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम लूँ और इसको मैं कह दूँ लेट्स सपोज लॉग पाथ। ठीक है, ये जो बात करें वो ये करें कि हम इस तरह करके war log messages, आई थिंक ये वाली बात कर रहे हैं कि ये वाली कमांड एग्जीक्यूट, तो ये कमांड भी एग्जीक्यूट करते हैं आप, और उसके बाद आप इसको अगर देखना चाहते हैं कि इको $log path, तो ये देखें ये इसने ऑन स्क्रीन ही रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, और हम देख भी लेते हैं cat etc प्रोफाइल, तो यहाँ पे उसने नहीं ऐड किया उसको, और हम यहाँ पे हो सकता है उसने .bash प्रोफाइल यहाँ पे भी नहीं उसने उसको ऐड किया, और bash rc में भी देख लेते हैं, यहाँ भी उसने उसको ऐड नहीं किया। तो आई थिंक यू गॉट योर पॉइंट कि जी जब आप ऑन स्क्रीन शेल के ऊपर पास करेंगे एक्सपोर्ट कमांड से कर सकते हैं, बट वो टेम्पररी होगा, किसी फाइल में जाके सेव नहीं होगा। एक है सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड जो है वो बेसिकली वो क्या करती है कि आपकी जो है वो फाइल में कोई कंटेंट्स हैं, तो अगर आप उनको सॉर्टिंग ऑर्डर में उनको लाना है तो वो उनको सॉर्ट कर देगी। मिसाल के तौर पे आप कोई फाइल लिखते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं vim फाइल 3, और इसमें आप कोई आपने कोई रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अच्छे खासे थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड लिखा हुआ है, या कोई रिकॉर्ड डेटाबेस के रिकॉर्ड्स हैं, सिंपल प्लेन टेक्स्ट रिकॉर्ड्स हैं, हो सकता है लिस्ट ऑफ यूजर्स हो, तो इस तरह की चीजें हो, तो उनको फिर आपने अगर सॉर्ट करना हो तो आप उनको सॉर्ट किस तरह करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इसको सेव करता हूँ और लिखता हूँ सॉर्ट फाइल 3,
तो ये उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। और अगर आपने इसको रिवर्स में सॉर्ट करना है तो आई थिंक -R के साथ देख लेते हैं, फाइल 3 तो ये रिवर्स ऑर्डर में उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो इन केस अगर आप ये अक्सर रिक्वायरमेंट होती है कि जी बहुत बड़ी फाइल है और आपको जो है ना वो सॉर्ट करनी है, उसको आउटपुट को आप इस तरह भी कर सकते हैं, आउटपुट को सॉर्ट करके आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं सम अनदर फाइल। लेट्स सपोज आप इसे कहते हैं कि सॉर्ट फाइल, आउटपुट को आप इस तरह भी भेज सकते हैं। तो अगर आप कैट सॉर्ट फाइल करेंगे तो ये आपको दिखा देगा, ठीक है। और आप इन दो कमांडों को मिक्स वो भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं कि सॉर्ट भी करे और उसके बाद ये डबल $साइन लगा के आप दूसरी कमांड भी कर सकते हैं, कैट सॉर्ट फाइल। ये क्या करेगा, ये बेसिकली डबल $साइन के थ्रू आप पहले एक कमांड एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी कमांड उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अगर आप CLI के ऊपर एट अ टाइम मतलब उसको बताना चाह रहे हैं कि जी दो कमांड्स ले हमसे, तो आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। तो एंटर करेंगे तो ये ना सिर्फ पहली कमांड एग्जीक्यूट करेगा बल्कि दूसरी कमांड की जो है वो भी एग्जीक्यूट करके आउटपुट आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से आप जो है वो डबल $साइन को यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। और लास्ट जो है वो डिफरेंस है। डिफरेंस जो है वो कमांड डिफ कमांड डिफरेंस कमांड बताती है कि दो फाइल्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। बस बात होता है कि आप ने जैसे हमने अभी शुरू सेशन में क्या किया था कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मैंने एक बैकअप कॉपी रख ली थी और बाद में मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मॉडिफिकेशंस की। अब मुझे नहीं आइडिया कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं और कहाँ कहाँ चेंजेस किए हैं। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन दो फाइल्स के दरमियान क्या डिफरेंस है सॉर्ट ऑफ इन अ सेंस, तो उसके लिए आप डिफ कमांड को यूज कर सकते हैं। उसमें आप दे देंगे लेट्स सपोज फाइल 3 और दूसरी फाइल दे देंगे सॉर्ट फाइल। तो ये आपको बता देगा कि इन दो के दरमियान कहाँ पे क्या डिफरेंस मौजूद है। तो ये बेसिकली आपको रो और कॉलम जो है उसके हिसाब से आपको यहाँ बता रहा है। लेट्स सपोज अगर हम कैट करें फाइल 3 को और कैट करें हम सॉर्ट फाइल को, तो ये बेसिकली और साथ में हम जो ना वो डिफरेंट कमांड करें तो ये आपको बता रहा है कि जी के देयर इज अ डिफरेंस कि जी वहाँ पे TYUH है तो उधर जो है वो AVH है। तो क्योंकि हमने सॉर्ट की हुई है तो इस हिसाब से ये आउटपुट में आपको जो चेंजेस हैं वो रिकॉर्ड करें। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए हैं। तो लेट्स सपोज अगर कोई प्लेन फाइल हम बनाते हैं CP फाइल 3, उसको मैं कह देता हूँ फाइल 6 और VIM फाइल 6। अच्छा यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिफरेंस डाल देता हूँ इंसर्ट और यहाँ पे मैं G की जगह पे H डाल देता हूँ। तो लेट्स सेव इट और यहाँ पे अब हम इसको अगर डिफरेंस देखें तो ये देखें ये आपको बता रहा है कि जी जो फोर्थ लाइन है उसमें कॉलम 4 जो है वहाँ पे जो दो फाइल्स के दरमियान डिफरेंस है वो ये है। तो बेसिकली जो फाइल आप पहले देंगे उसकी कंटेंट्स ये दिखा रहा है और जो दूसरी फाइल है उसमें जो चेंज है वो ये दिखा रहा है कि इन दोनों में लाइन 4 के ऊपर ये चेंज बेसिकली एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप रिवर्स कर देंगे फाइल 6 को पहले कर दें और फाइल 3 को पहले कर दें तो ये आपको उलट दिखा देगा कि जी फाइल 6 में ये है और फाइल 3 में ये कंटेंट्स है। तो इस तरीके से आप दो फाइल्स के दरमियान अगर डिफरेंस देखना चाहें तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक लास्ट कमांड है और उसके बाद फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। वो है WC कमांड, वर्ड काउंट, ठीक है। लेट्स सपोज आपने चेक करना हो कि टोटल वर्ड काउंट कितना है किसी भी कमांड की आउटपुट लें और उसकी वर्ड काउंट करें तो आप कर सकते हैं किसी फाइल का। तो मतलब वर्ड काउंट कमांड होती है, ठीक है। लेट्स सपोज आप कहें जी के फाइल 3 तो ये बताएगी आपको कि फाइल 3 के अंदर टोटल 7 लाइंस हैं और 31 बेसिकली इसके अंदर जो है वो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 7 लाइंस हैं और 7 वर्ड्स हैं और 7 और 31 कैरेक्टर्स हैं। ये टोटल जो है वो आपको बता रहा है। और इसका जो यूसेज होता है WC कमांड का वो कुछ इस तरह होता है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे टोटल, जैसा मैंने पहले भी ये कमांड हमने आउटपुट ली थी कि टोटल जो इंस्टॉल्ड पैकेज है, ठीक है, हमारे वो हमें लिस्ट एक दिखाता है कि अगर मैं
RPM कमांड यूज करूं या मैं yum कमांड यूज करूं RPM माइनस के हुए, तो ये मुझे सारे पैकेज दिखा रहे हैं। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि टोटल कितने पैकेज इंस्टॉल्ड हैं, तो मैं यहाँ पे पाइप साइन और यहाँ पे कमांड दे सकता हूँ WC माइनस L लगा दूंगा। स्मॉल l मीन्स लाइन्स, सिर्फ मुझे लाइन्स बताए, तो ये मुझे सिर्फ बताएगा टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। तो ये जो फिगर मुझे बता रही है वो बता रही है कि मेरे टोटल जो पैकेज इंस्टॉल्ड हैं आपके इस सेंट्रोस के ऊपर वो 1378 पैकेज इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये दिस इज द वे। बाज़ औक़ात होता है कि रिक्वायरमेंट आती है कि जनाब चेक करके बताएं कि जो है लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उसका जो एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। ये जनाब आपके पास WC कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्मली अगर आपने चेक करना हो, आगे चल के हम लोग देखेंगे इसका यूसेज भी काफ़ी जगहों पे होता है। तो ये जनाब आपका कमांड सेट खत्म हो गया जो लिनक्स का था बेसिक कमांड सेट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में।